अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज की वीडियो हम लोग 12th क्लास उर्दू का तवील सवालात देखेंगे जो कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। इस तरह का वीडियो यानी लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं बताता है आपको, और इस तरह से तोलबा लिख कर भी नहीं आप आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग 5 तवील सवालात देखेंगे जो देखिए ये 2021 में पूछा गया भी इस सवाल को। तो इस तरह सवाल हम लोग देखेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब भी देना है कॉपी पर। अगर ये वीडियो आप लोग किताब पढ़े हैं तो ये जो पढ़ा रहे हैं अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, और जो नहीं भी पढ़े हैं वो आखिरी में ये भी ध्यान देंगे कि ट्रिक बताएंगे, ट्रिक से आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिख लेना है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं फाइनली। तो देखिए ये सवाल है, पहला सवाल, सैयद सुलेमान नदवी का तारुफ पेश कीजिए। तो सैयद सुलेमान नदवी आप जानते हैं कि बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक लिखी है, ये मजमून पता है आपको, किताब पढ़े होंगे तो, और नहीं तो फिर भी देखिए लॉन्ग क्वेश्चन का कितना आंसर होता है। अब देखिए जवाब क्या लिखा है, इसके बाद आपको अपने ज़बान में भी बताएंगे किस तरह से लिखना है। तो इसी तरह अगर आपको बेहतर नंबर लाना है तो उर्दू ज़बान का ही इस्तेमाल करें ताकि आपको नंबर अच्छा से अच्छा आ सके। तो चलिए देखिए जवाब कैसे देना है, सैयद सुलेमान नदवी का तारुफ किस तरह से पेश करना है। तो देखिए लिखा है, हिंदुस्तान के अदबी मंजरनामे पर 20वीं सदी के निस्फ यानी आधा जिन शख्सियात ने अपना नुमाया छाप छोड़ा है उनमें सैयद सुलेमान नदवी की शख्सियत, देखिए यहाँ लिखा है शख्सियत निहायत अहम है, निहायत अहम है, इस तरह से आपको लिखना है। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश जुनूबी बिहार के मर्दम खैज बस्ती दसना में 1884 ईस्वी में हुई। उनके वालिद सैयद अब्बुल हसन अपने करबो जवार का माना होता है आसपास के एरिया के मशहूर हकीम थे। सैयद सुलेमान नदवी ने गांव में ही इब्तदाई तालीम, देखिए यहाँ लिखा है इब्तदाई तालीम हासिल की और मुजाफात की बस्ती यानी वो उस बस्ती के आसपास के लोगों के मुख्तलिफ उलमा से इस्तेफादा किया यानी फ़ायदा उठाया। आगे की तालीम के लिए फुलवारी शरीफ यानी फुलवाड़ी शरीफ जो है और मदरसा इमदादिया दरभंगा तशरीफ़ ले गए। बाद अज आ होगा, यहाँ अज आ मतलब वहाँ से आला तालीम के लिए नदवतुल उलमा लखनऊ गए जहां से सिंध फरागत हासिल की यानी डिग्री। अब आगे देखिए, जहां से सिंध फरागत हासिल की उसके बाद देखिए यहाँ नदवा में सैयद साहब को अल्लामा शिबली नुमानी जैसी अबकरी बहु यानी बहुत अच्छा शख्सियत से शरफो तलमीज़ है, तलमीज़ मतलब क्या होता है, शागिर्द यानी चेला हासिल हुआ। कौन, ये सैयद सुलेमान नदवी चेला बने तो इनके उस्ताद का नाम हुआ शिबली नुमानी हासिल हुआ। और उस वक्त के मारूफ आलिम दीन मौलाना फारूक चिड़िया कोटी की सोहबत से भी इस्तेफादा किया यानी फ़ायदा उठाया। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है, फ़ायदा उठाया। फिर उसके बाद देखिए, लिखने पढ़ने से दिलचस्पी बचपन से थी, चुनांचे नदवा में तालिबे इल्मी के दौरान 1902 में खातूनों की तालीम के उन्वान से पटना के रिसाला अलपंच में उनका पहला मजमून शाये हुआ। किनका, सैयद सुलेमान नदवी का। इसी साल लाहौर देखिए आगे, इसी साल लाहौर, यहाँ से अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग इसी साल लाहौर के रिसाला मखजन में आखिर वक्त के उन्वान से एक मजमून शाये हुआ। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनकी नज़में और गज़लें भी शाये होने लगी, यहाँ तक कि नदवतुल उलमा लखनऊ के अदबी रिसाले अन नदवा की इदारत की जिम्मेदारी भी संभाली। बाद अज़आ यानी वहाँ से पूना कॉलेज में लेक्चरर की हैसियत से दर्स व तदरीस के फ़राइज़ इंजाम देने लगे। इसी दौरान उल्लमा शिबली नुमानी ने आजमगढ़ में दारुल मुसन्निफ़ीन के नाम से एक तहक़ीक़ी इदारा कायम किया। शिबली नुमानी की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने कॉलेज की, यहाँ देखिए, यहाँ से समझिए आप, यहाँ लिखा है ना कॉलेज की, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, देखिए कॉलेज की
कॉलेज की मुलाजमत तर्क यानी छोड़कर, तर्क करके और उस्ताद की वसीयत के मुताबिक यानी जो उस्ताद वसीयत किए हैं, आजमगढ़ में नुकूशे सुलेमानी अर्जुल कुरान, ये अर्जुल कुरान और हयात जवाहिद आपको पढ़ाने दौरान बताए थे, तसनीफ यानी किताब है। तो सैयद सुलेमान नदवी ने सुलेमानी अर्जुल कुरान और हयात शिबली जैसी तसानीफ पेश की। बाद अज़आ यानी वहाँ से सैयद सुलेमान नदवी पाकिस्तान चले गए और कराची में, यहाँ 1953 लिखा है, 1953 में अपने मालिक के हकीकी यानी इनका क्या हुआ, इंतकाल हो गया। मालिक हकीकी किसे कहा जाता है, जहाँ हमको जाना है एकदम वही ठिकाना है, तो अपने मालिकी हकीकी से जा मिले। अब देखिए इस तरह ये सवाल आपको इतना सारा है, स्क्रीनशॉट के फेरा मत रहिए, आप बैठ कर लिखिए। अगर नंबर अच्छा लाना है तो आप देखिए और थोड़ा बहुत देखिए याद कब इस तरह से लिखना कैसे है इसको। तो उर्दू आपको समझ में भाषा नहीं आ रहा है तो आप अपने ज़बान में भी लिख सकते हैं। क्या क्या याद इसमें हुआ, आपको याद है कि 1884 में सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए, कहाँ, तो दसना के बिहार में, दरभंगा। ये इस तरह के बातें, और इब्तदाई तालीम घर पर, उसके बाद मरदम खैज बस्ती, उसके बाद इनका उस्ताद का नाम क्या है, ये कौन सा रिसाला जारी किए, कब का किए, इस तरह से। और उसके बाद आखिरी में इनका क्या डाल देना है, इंतकाल डाल देना है कि 1953 में इंतकाल हुआ। अगर आपको बीच वाला अगर नहीं भी याद आ रहा है तो आप क्या कीजिए, शुरू में अच्छा सा लिखिए, कम से कम इतना तो याद कर लीजिए कि 20वीं सदी में थे और उन्होंने सैयद सुलेमान नदवी बिहार में पैदा हुए, वालिद का नाम याद कर लीजिए कम से कम। और उसके बाद ये भी लिख दीजिए कि हमारे शामिल निसाब में उनका उन्वान क्या है, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, है ना। तो इस तरह के बातें अगर आप बीच में डाल देते हैं और आखिरी में सही भी लिखेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला नंबर जरूर मिलेगा। तो ये पहला सवाल रहा। इसी तरह से हम लोग दूसरा तीसरा देख रहे हैं। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। आप समझ गए होंगे तो आप लिखिए। देखिए ये बड़ा जो क्वेश्चन है ना, एक बार आप अपने कॉपी पर लिखिए। देखिए इस तरह से आप रोक रोक के जैसे कर रहे हैं उतना लिखिए और देखिए कितना कॉपी पे हो रहा है। ऐसे ही आपको 5 नंबर या 7 नंबर नहीं मिलने वाला है। तो ध्यान रहे, कभी भी एग्जामिनर आपको 7 या 5 नंबर किस बिना पर देगा, लिखिएगा तब। तो चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। ये देखो पहला हो गया, ये दूसरा, राजेंद्र सिंह बेदी का तारुफ पेश कीजिए। तो राजेंद्र सिंह बेदी का तारुफ इसी तरह से आप लिखिए। देखिए राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में आज जब आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए। 20वीं सदी के मासिर उर्दू अफसाना निगारों में राजेंद्र सिंह बेदी की शख्सियत निहायत अहम है। अगर आपको उर्दू नहीं समझ में आ रहा तो आप इतना कम से कम जरूर लिखें कि राजेंद्र सिंह बेदी 20वीं सदी के मासिर अफसाना निगारों में राजेंद्र सिंह बेदी की शख्सियत बहुत अहम है। अपने से लिख दीजिए, नहीं बुझा रहा है तो। उसके बाद बेदी का असल नाम राजेंद्र सिंह बेदी था। लिखिए कितना आसान है। उनकी पैदाइश लाहौर में, याद रखिए कब पैदा हुए थे, 1915 ईस्वी में हुई। बेदी के वालिद के नाम हीरा सिंह बेदी, देखिए यहाँ हटा देते हैं तो आपको दिखेगा, है ना। हीरा सिंह बेदी खतरी सिख थे, यानी सिख परिवार के थे वो लोग। उनके घराने में मजहबी यहाँ देखिए, तो देखिए घराने में मजहबी रवादारी थी। रवादारी का माने क्या होता है, किसी बात को जायज रखना, यानी उनके परिवार में ये था रवायत। उर्दू लिखने पढ़ने का आम चलन था राजेंद्र सिंह बेदी के घराने में। बेदी ने लाहौर से ही 1931 ईस्वी में मैट्रिक किया था। जो लोग किताब पढ़े होंगे उनको अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह ताला। मैट्रिक किया और डीएवी है कॉलेज लाहौर से इंटरमीडिएट किया और लाहौर पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की मुलाजमत शुरू कर दी। मुलाजमत यानी नौकरी। आगे देखिए, आगे यहाँ से देखिए, आपने तालिबे इल्मी के ज़माने से ही उर्दू और पंजाबी में अफसाने लिखने लगे। तो ये मेन पॉइंट है, आपको याद रखिए कि राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू तो उर्दू, पंजाबी में भी अफसाने लिखने लगे और अंग्रेजी में नज़में लिखते थे। पोस्ट ऑफिस में 10 साल मुलाजमत करने के बाद उसे तर्क कर दिया, यानी छोड़ दिया, और 1943 में ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत अख्तियार कर ली। उसके बाद यहाँ से फिर ध्यान दीजिए, कर ली
इस शबा में उनकी तरक्की भी हुई और तबादला यानी ट्रांसफ़र भी हुआ। आखिरकार आज़ादी के बाद 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए। मुलाजमत से शकबदोशी यानी रिटायरमेंट के बाद मुंबई, यहाँ देखिए लिखा है मुंबई चले गए और वहीं मुस्तकिल सकूनत अख्तियार कर ली। वहाँ उन्होंने कई फिल्में के मकालमे और मंजरनामे लिखे। हुकूमत हिंद की तरफ से उनकी अदबी खिदमात के सिले में पद्मश्री, देखिए ये वर्ड, पद्मश्री के आला एजाजी से नवाजे गए। अलावा अजय उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड और मोदी गालिब अवार्ड से भी नवाजा गया। तो ये आपको अवार्ड याद रखिए कि राजेंद्र सिंह बेदी को ये अवार्ड से नवाजा गया। देखिए हम हटा भी देते हैं और आप अच्छी तरह से याद भी रखिए कि ये अवार्ड से नवाजा गया उनको। 1979 ईस्वी में बेदी पर फालिज का हमला हुआ। फालिज आपको बताए थे क्या है? फालिज यानी पूरा जिस्म बेकार होना, यानी जिस तरह से कहे लकवा मार देना। तो फालिज का हमला हुआ और 5 साल साहब फरामोश रहने के बाद 1984 में बम्बई में ही वफात पा गए। पैदा हुए लाहौर में 1915 ईस्वी में, ठीक, इंतकाल किए 1984 ईस्वी। कहाँ? तो मुंबई में। लाहौर में पैदा हुए और मुंबई में इंतकाल किए, ठीक। और आगे देखिए, इसके अलावा भी लिखिए थोड़ा बहुत, देखिए इसके अलावा थोड़ा सा बहुत जान लीजिए। दाना व दवाम गिरीन कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो, हमारे हाथ कलम हुए और मुक्ति बोध उनके 6 अफसानवी मजमुए हैं। एक चादर मैली सी, ये भी नाविल था, देखिए है भी एक नाविल, एक चादर मैली सी है, बेजान चीज़ें और 7 खेल बेदी के ड्रामों के मजमुए हैं। ये पढ़ाने के दौरान आपको बता दिए हैं। तो ये दूसरा सवाल मुकम्मल हुआ। अब इनके बारे में किस तरह से लिखिएगा? तो राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश लाहौर में 1915 ईस्वी में हुआ। कहाँ पैदा हुए? तो लाहौर में। उसके बाद 20वीं सदी की, ये भी बहुत अहम अफसाना निगार है। उसके बाद बीच में समझ में नहीं आ रहा है तो लिख दीजिए, माँ का नाम लिख दीजिए, वालिद का नाम लिख दीजिए। उसके बाद बीच में उर्दू वगैरह से आप अपने कॉपी को लिखिए, बाकी लिखिए, और आखिरी में आके इंतकाल और इनका किताब वगैरह जो अफसानवी होगा वो लिख कर इंतकाल पे ख़त्म कर दीजिएगा, तो आपको इंशाअल्लाह ताला नंबर मिलेगा। चलिए अब हम लोग फाइनली तीसरा सवाल को देखते हैं। तो दूसरा सवाल देख लिए, अब तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे। तीसरा सवाल देखिए क्या है। तीसरा सवाल है, आप ध्यान दीजिए यहाँ। तीसरा सवाल है, सलाम बिन रज़ाक के बारे में 10 जुमला लिखें। तो किस तरह से लिखना है देखिए, आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जवाब नंबर कैसे लिखना है। माँ बाद। माँ बाद का माने क्या होता है? आपको एक बार और बताए थे कि माँ बाद के माने क्या होता है, यानी पिछले जो है ना, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ से। देखिए माँ बाद का जो अर्थ लिया जाएगा, यानी माना या तो पीछे का या तो बाद का। तो माँ बाद जदीदियत, जदीदियत मतलब नया होता है ना, जदीद कदीम आपको बताए थे, कदीम की जिद जदीद, तो कदीम मतलब पुराना, जदीद मतलब नया। तो ये क्या हुआ, यानी कहा रहा है माँ बाद जदीदियत, तो ये पता चल गया क्या का है, जदीदियत, ये न्यू है, तो यानी आगे का होगा। तो बाद जदीदियत के दौर में मासिर अफसाने की जो नस्ल हमारे सामने आती है, बार बार ये पढ़ रहे हैं मासिर, मासिर उसमें ही पढ़े थे। मासिर अफसाना निगार जो थे कौन थे, आपको बताए थे ना, वो राजेंद्र सिंह बेदी। तो मासिर के माने क्या होता है आपको पता है? मासिर के माने होता है हम असर अदब, यानी एक ही ज़माने का, समझ रहे हैं ना, एक ही ज़माने का। उसके बाद देखिए इसमें सलाम बिन रज़ाक ने नुमाया तौर पर अपनी एक पहचान बनाई है। तो ये सब तो आम बातें हैं उर्दू के, आपको लिखना चाहिए, हर में प्रैक्टिस किया, नहीं तो आम सवाल का जवाब इस तरह से दीजिए। सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश 1941 ईस्वी, 41 ईस्वी को सुबह महाराष्ट्र के पुनवेल में हुई, यानी पुनवेल कहाँ है तो महाराष्ट्र में हुई। रवायती यानी जो तालीम वहाँ पर फिक्स है। तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये वाला बात आप याद रखिए कि तालीम हासिल करने के बाद डिप्लोमा इन एजुकेशन की सिंध हासिल की और महाराष्ट्र के एक स्कूल में मुअल्लिम की हैसियत से दर्स व तदरीस यानी पढ़ने पढ़ाने का काम में
लिए बहाल हो गए और 35 साल मुलाजमत करने के बाद 1999 में मुलाजमत से शकबदोश हुए। फिलहाल वह मुंबई, यहाँ देखिए फिर से देखिए, यहाँ शकबदोश हुए। फिलहाल वह बम्बई यानी मुंबई अभी जो कहा गया में मुकीम है, यानी रुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग, और आसान आसान है, इससे भी आपको जो पढ़े होंगे उनको अच्छा लग रहा होगा इंशाल्लाह ताला। जिसको भी नहीं है वो भी देखिए और लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तब तो लिखिएगा एग्जाम में। तो देखिए, अफसाना निगारी की हैसियत से सलाम बिन रज़ाक ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ 1964 ईस्वी में जब उनका पहला अफसाना शाये हुआ। बाद अज़ आ यानी वहाँ से उनके 3 अफसानवी मजमूए शाये हुए जो दर्जे झेल हैं। पहला क्या था? नंगी दोपहर का सिपाही, जो कब शाये? तो 1977 ईस्वी में। यह मातबर नहीं है, यह माबर है, गाइड वालों ने गलती छाप दिया है, तो आप किताब पढ़ें तो जान रहे होंगे। ये माबर अफसाना है 1987 ईस्वी। और शिकस्ता होगा यहाँ, अगला देखिए है भी शिकस्ता बूतों के दरमियान 2001 में उन्होंने कई मराठी जबानों की किताबों का उर्दू तर्जमा भी किया। कामधेनु के उन्वान से उनके हिंदी अफसानों का मजमुआ 1988 में शाये हुआ। 1998 में उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिए कि 1998 में उन्हें कौन सा अवार्ड से नवाजा गया? तो साहित्य एकेडमी अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। इसके अलावा उनकी आखिरी उर्दू अफसानवी मजमूए शिकस्ता बूतों के दरमियान पर भी 2004 में दोबारा साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। देखिए यहाँ मेन पॉइंट है, दोबारा साहित्य अकादमी अवार्ड से उनको नवाजा गया। तो ध्यान रखना है, दोबारा कहे तो 2004, और किस अफसाना के जरिए? तो शिकस्ता बूतों के दरमियान नवाजा गया। सलाम बिन रज़ाक के अफसानों की अहम खुसूसियत यानी जो अहम बातें हैं वो क्या थी? नफ्सियाती सतह पर अपने किरदार के अंदरून यानी अंदर में उतरने की बेपनाह सलाहियत रखते हैं। कौन? ये सलाम बिन रज़ाक। आगे देखिए, ये आगे सलाम बिन रज़ाक के अफसानों की अहम खुसूसियत बताएं आपको, उसके बाद सलाहियत रखते हैं। सलाम बिन रज़ाक के यहाँ ऐसे किरदारों पर अच्छी खासी तवज्जो दी गई है जिनके साथ कुदरत या हालात ने इंसाफ नहीं किया। उनकी जिंदगी का हर, यहाँ देखिए क्या लिखा है, तो देखिए हम लोग यहाँ थे फाइनली, जिंदगी का हर सरा उलझा रह गया। यही वजह है कि उनके अक्सर व बेशतर किरदार हमारे आसपास की जिंदगी में मौजूद नज़र आते हैं। कलमी सफ़र जारी यानी सलाम बिन रज़ाक का इंतकाल नहीं हुआ, लेकिन आपको बताए थे कि सलाम बिन रज़ाक का इंतकाल कब हुआ। तो चलिए अब हम लोग 3 सवाल देख चुके हैं और 2 सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए अगर इसके भी बारे में लिखना है तो 10 जुमला किसे कहा जाता है, समझ लीजिए। जुमला किसे कहा जाता है? देखिए जैसे मैं यहाँ लिखा है कि यहाँ से उठाइए, सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश 1941 ईस्वी सुबह महाराष्ट्र, यहाँ महाराष्ट्र है, मिस्टेक हो गया, महाराष्ट्र के पुनवेल में हुई। तो ये एक जुमला हुआ, ठीक ना। यहाँ जहाँ रुक रहा है बात है, ये एक जुमला हुआ। तो जुमला किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप 10 जुमला अपने ज़बान में भी लिख सकते हैं कि ये इनका अफसाना है, ये अफसाना इतना में शाया हुआ है, ये अफसाना इतना में शाया हुआ, इतना में अवार्ड दिया गया। तो आप इस तरह से भी नंबर ला सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग फाइनली 3 सवाल हो चुका है, अब चौथा सवाल को देखते हैं। चलिए तो इस 3 नंबर सवाल देख लिया, अब चौथा सवाल को देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए हिस्सा नज़म से लिया गया, वो हिस्सा नसर से था। तो ये पहला सवाल हुआ यानी सवाल नंबर चौथा। ये भी देखिए 2021 में पूछा गया है, देख रहे हैं ना, 2021 में पूछा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम कब होगा? 2024 में। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए देखिए सवाल क्या है, मर्सिया की तारीफ करते हुए, यहाँ ध्यान दीजिए, सवाल ये है मर्सिया की तारीफ करते हुए उसके अज्जाए तरकीबी का नाम लिखिए। आपको याद करवाए थे ट्रिक के साथ। तो चलिए इसको कैसे लिखना है देखिए बताते हैं। तो सबसे पहले मर्सिया आप लिखिए कि किसी की मौत पर गम के इजहार के लिए मर्सिया का एक मखसूस सिन्फ शायरी, यानी जो मर्सिया के बारे में बताया जाता है। अब जान रहे हैं कि मर्सिया आप किसे कहते हैं, बताए थे। मशरिकी शायरी में ऐसी नज़म को मर्सिया कहा जाता है, यानी किसी के मौत पर रंजो गम का इजहार करना क्या कहलाता है? मशरिकी शायरी में मर्सिया कहलाता है। आगे देखिए, जो किसी की मौत पर
की जाए यानी कही जाए। अरबी और फारसी शायरी में भी मरसिया का यही मिजाज रहा है, लेकिन उर्दू में अब शहादत इमाम हुसैन और असहाब अहले बैत के मुसाब, यहाँ मुसाइब होगा, देखिए मुसाइब को शेर में कलम बंद करने का नाम मरसिया है। गुज़श्ता 5 सदियों से उर्दू मरसिया गोई का यही मखसूस मौजू रहा है। देखें 5 सदियों से, इसलिए किसी दूसरे शख्स की मौत पर कही गई नज्म को शख्सी मरसिया कहते हैं। देखिए हम आपको समझाए थे कि इमाम हुसैन और शोहदाए करबला के बारे में आप जो लिखिएगा उसे मरसिया कहा जाता है, और उनके अलावा जो लिखिएगा उसे क्या कहा जाएगा, शख्सी मरसिया। तो दोनों में डिफरेंस, वीडियो भी मौजूद है मरसिया के अज़ाए तरकीबे में, वहाँ ट्रिक के साथ याद करवाएं तो जाके वीडियो भी देख लेंगे। कहते हैं मरसिया, आगे देखिए मरसिया का अज़ाए तरकीबी दर्जे झेल है। तो चलिए आ भी गए तो आपको भी ट्रिक के साथ याद करवा देते हैं। तो आगे देखिए किस तरह से है। आगे देखिए मरसिया का अज़ाए तरकीबी कितना, 8 आपको याद करवाए थे ना, तो यहाँ भी 8 होगा। तो देखिए पहला आपको कहते चेहरा, देखिए फिर पहले पढ़ देते हैं तब याद करवा देंगे। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज। ये रजम जो है ना, रजम ये जंग है। असल में आप सोच रहे होंगे जंग क्या है, यही जंग है, ये जंग है। शहादत, बैन, 8 हुआ। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, तो आप याद करने के लिए आसान से आप याद कीजिएगा। पहले क्या करना है, चेहरा देख लीजिए, पहले आपको याद करवाए थे आमद कीजिए, फिर चेहरा देखिए, फिर शराब कीजिए, फिर रुखसत कर दीजिए, फिर रजज कीजिए, फिर उसके साथ जंग कर लीजिए, और जंग के बाद क्या होता है, शहादत पा लेता है, यानी बैन लगा देना है, पहला ही बैन लगाना है। तो ये याद हो जाएगा। फिर से अगर याद नहीं हो तो फिर से ध्यान दीजिए। यहाँ से देखिए पहले आमद कीजिए, फिर चेहरा देखिए, फिर शराब दीजिए, फिर बैन लगा दीजिए, फिर रुखसत कीजिए, फिर रजज कर दीजिए, और उसके बाद फिर जंग उसके साथ कर दीजिए, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, शहादत पा लेता है। तो इसी तरह से आप याद कर लेंगे इसको। चलिए अब आगे देखते हैं। इस अज़ाए तरकीबी के तहत शायर जब कोई मरसिया लिखता है, यानी इसी अज़ाए के तहत मरसिया लिखता है, तो जाहिर, देखिए यहाँ से हटा देते हैं, जाहिर के इसके पेश नज़र हीरो की शहादत, जो उसमें मेन किरदार हीरो की शहादत होती है, इसी शहादत के वाक़यात को बयान करते हुए उसके लिए लवाज़मात व जुजियात को भी बयान करता है, यानी जो उसका मवाद है। चुनांचे शायर सबसे पहले हीरो की शख्सियत के ज़ाहिरी पहलू यानी उसकी शक्ल व सूरत के तारीफ करते हुए पूरे जिस्मानी हकीकत को बयान करता है, जिसको सरापा कहते हैं। सरापा किसे कहते हैं पता चल गया, चेहरा भी बताए किसे कहा जाता है, आगे देखिए। उसके बाद कहा है बाद अज़ा, यानी वहाँ से हीरो अपने अहले खाना से मैदाने जंग में जाने के लिए रुखसत होता है। शायर रुखसत के इस मंजर को दिल पजीर अंदाज में बयान करता है। अपने अहले खाना से रुखसत होने के बाद हीरो मैदान उन जंग में पूरे बहादुराना है ना शान के साथ नमदार होता है। आगे देखिए यहाँ से नमदार होता है, यहाँ है ना नमदार होता है, जिसे शायरी की इस्तिलाह में आमद कहते हैं। देख रहे हैं ना, आमद किसे कहते हैं और रुखसत किसे कहते हैं, दोनों बताएं। फिर से आप अगर देखेंगे तो समझ में आएगा। मैदाने जंग में आमद के बाद हीरो अपनी बहादुरी और आलमी नस्बी और ख़ानदानी शराफत से, आगे हम लोग देखते हैं क्या है, देखें आगे, शराफत से मुतल्लिक तालीमी के अशआर पढ़ता है, ताकि सिपाह दुश्मन उसकी बहादुरी और आलमी नस्बी से मरऊब हो जाए। रजज के अशआर पढ़ते हुए दुश्मन से मुकाबला शुरू हो जाता है। देख रहे हैं ना, यानी रजज से पढ़ते हुए, और उसके बाद जिसे रज़्म कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जंग कहा जाता है। मरसिया का सबसे नाजुक और अहम हिस्सा रज़्म ही होता है, यानी जंग होता है। रज़्म के अशआर से ही मरसिया के मयार का पता चलता है। मरसिया का मयार किससे पता चलता है, तो जंग से। जंग यानी जो इसमें रज़्म लिखा है।
रज़्म का खात्मा हीरो की शहादत के साथ होता है। हीरो की शहादत के अशआर में शायर हीरो की बहादुरी के फ़ज़ाइल, देखिए यहाँ लिखा होगा फ़ज़ाइल बयान करता है। सबसे आखिर में बैन, सबसे आखिर में कौन है? बैन। बैन का हिस्सा है जिसके तहत शहादत के बाद हीरो अहले खाना उसकी शहादत पर गम व मातम का इजहार करते हैं। यह हिस्सा बहुत ही रिक़त, यहाँ देखिए, यहाँ से समझिए, यहाँ जो दिया है, यहाँ फिर से बताते हैं, देखिए यहाँ जो दिया है रिक़त आमेज। रिक़त आमेज किसे कहा जाता है? रुलाने वाले मंजर को कहा जाता है। यानी देख रहे हैं जंग में किस तरह से होगा, रिक़त आमेज होता है। इसी पर मरसिया का इख्तिताम पजीर होता है। तो ये आप मरसिया के बारे में भी आएगा तो आप इंशाअल्लाह ताला लिख देंगे। चलिए अब हम लोग आखिरी सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 5। चलिए तब हम लोग आखिरी सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल क्या है? नज़म खेती का खुलासा लिखे। तो नज़म खेती का खुलासा आपको बताए भी है, एक बार और सुन लीजिए। चलिए नज़म खेती का खुलासा या कोई भी खुलासा इस तरह से लिखते हैं। देखिए सबसे पहले जवाब आप लिख दीजिए, पेशे नज़र नज़्म, जो नज़्म है खेती के शायर अमी हनफी है, आसान सा है। हैयत के एतबार से यह एक आज़ाद नज़्म है। आपको बताए थे कि आज़ाद है या पाबंद, तो आज़ाद नज़्म है जो 11 मिसरों पर मुश्तमिल है। कितने मिसरों पर? 11 मिसरों पर मुश्तमिल है। इस नज़म में शायर ने हमें इंसान की बका और उसकी फना, समझ रहे हैं क्या होगा बताए भी, बका और उसकी फना के मरहले के साथ ही वक्त की कुव्वत से आशना कराने की कामयाब कोशिश की है। यही वजह है कि शायर ने इस नज़म में वक्त के किरदार में रब्बानियत और कहारियत की शक्लों को उभारा है। आगे देखिए, उभारा है। एक तरफ तो यह लोगों को एक खास मरहले तक परवान चढ़ाता है और दूसरी तरफ वह उन्हें फना के हवाले कर देता है। तमाम इंसान वक्त की खेती है, यानी वक्त की खेती है। जाहिर सी बात है, फसल तैयार हो जाए तो उसे काटने का मरहला आता है। यानी मामूल के मुताबिक इंसानों को वक्त का लुक़मा बनना ही पड़ता है। यानी हमारा भी एक दिन वक्त आएगा, हम भी चले जाएंगे। शायर यह कहना चाहता है कि वक्त ही हमारी हद है, यानी वक्त हमें मौका देता है और फिर खुश भी होता है। जाहिर सी बात है, वक्त हमें मौका दे रहा है, अभी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए नहीं करते हैं तो फिर हमें भी काट लिया जाएगा। दरअसल इस नज़म का मरकज़ी किरदार वक्त ही है। वक्त के ही हाथों से इंसान के मुकद्दर का फैसला होता है। वह एक ऐसा फैसला होता है जिसका अंजाम फना की शक्ल में सामने आता है, यानी मिट जाना है। आप उसे तवील अहद पर अहाता किया हुआ तजुर्बा भी समझ सकते हैं और खेती बाड़ी का किस्सा भी कह सकते हैं। वक्त का यह पूरा यहाँ से ध्यान दीजिए, फिर से, वक्त का यह पूरा अम्ल दरअसल इसके खुद अपने वजूद की बका के लिए ही होता है। इसी हकीकत को उस नज़म में वाज़ेह किया गया है। ये आपको अमी हनफी का नज़म आपको पढ़ा है कि वक्त बोता है वक्त ही काटता है। यानी जिस तरह से फसल किया जाता है, फसल में वक्त को दिया जाता है, फिर फसल उगता है, फिर उसको तैयार करके काट लिया जाता है। तो इसी तरह से हमारा ज़िंदगी भी है, हम वक्त अपना दे रहे हैं और एक दिन हमें भी चली जाना है इस दुनिया से। तो ये शायर इसमें ये बताना चाहते हैं। तो ये 5 सवाल मुकम्मल हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।